हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपकी 11th केमिस्ट्री का बहुत बेसिक चैप्टर है। कई बच्चों के कॉन्सेप्ट्स इसमें वीक रहते हैं क्योंकि ये आपको ढंग से कई जगह कराया नहीं जाता, और जब कराया जाता है तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आपको एक बार रूबरू करा दूं और हर एक वैरायटी का सवाल आपको दिखा के जाऊं। चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं अपनी क्लास। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम डाउन द अर्थ जाके शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चे हमारा मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मोल कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर है बच्चे, इससे पहले आपको एक प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है कि आपको हमारे अर्थ में पाए जाने वाले जो 180 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, इन 118 एलिमेंट्स में से एटलीस्ट आपको 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड देन लास्ट में कैल्शियम। ये हमारे स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स है। अक्सर बच्चे इस चीज़ से बोलते हैं कि हमें तो आता होगा, ईगो पे ले जाते हैं। पर अगर मैं आपसे इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पूछ लूँ तो आप लोग गलती कर दोगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन बेटा 35.5 और आर्गन का 40, लास्ट में पोटेशियम 39 लेना है और कैल्शियम अगेन 40। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के मासेस बताए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया जो कि 12th में भी जा चुके हैं, और 12th में जब बच्चों को मैं सोल्यूशन पढ़ा रहा था तब मुझे पता चला कि भाई उनको यही चीज़ याद नहीं है, उनको एक बेसिक सी चीज़ नहीं पता। जहाँ पे आप, अगर आपको भरोसा नहीं, आप एक बार 20 एलिमेंट आपने लिखे थे, आप मास लिख के देखना, आपने गलती करी होगी, आपको अभी समझ में आ गया होगा मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बेटा ये जो चीज़ कराई इसे बोलते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का। मैंने आपको एलिमेंट के नंबर, उनका सिंबल और उनके मासेस याद करा दिए। यहीं से हमने एक सबसे बड़ा टॉपिक खत्म कर लिया अपना, रिप्रेजेंटेशन। देखो हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी मैटर है, वो ऐसे क्लासीफाई होता है कि मैटर वो चीज़ जिसके पास अपना कुछ स्पेस हो और अपना कुछ मास हो। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास जो भी मैटर है ये किससे मिलकर बना है बच्चों? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है सर। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हैं सर? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल किसी एटम से मिलकर बने हैं। इस एटम के अंदर झांक के देखोगे तो क्या मिलेगा सर? सब एटॉमिक पार्टिकल दिखेंगे। एटम के अंदर क्या मिलेगा? सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे। और जब आप इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करोगे तो आपको बेटा दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है बच्चे 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर बेटा कोई सा भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 10 की पावर -31 kg। सही में प्रोटॉन के मास की बात कर लोगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 1.67 10 की पावर -27 kg। और लास्ट में आपसे अगर बोला जाए न्यूट्रॉन के मास के बारे में तो वो आप लोग लिखोगे 1.67 10 की पावर -27 kg। तो ये तो हमने बेसिक सी बात कर ली हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास और उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलिए तो बेटा जब आपको ये वाली बात मैंने आपको बताई, अब यहीं से हम आ जाते हैं कि हम किसी भी एक एलिमेंट का मास कैसे बता सकते हैं। तो मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का मास कैसे बताएंगे? देखो भाई, कोई सा भी जो एक एटम होता है वो एटम किससे मिलकर बना होता है बच्चों? वो एटम बना होता है सर उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और उसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन से। तो अगर क्या मैं इन सभी का सम निकाल लूं तो क्या मैं एक एटम का मास निकाल सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। तो आप किसी भी एटम का मास निकालने के लिए अंदर उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका नंबर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इनटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर।
बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास आप देख पा रहे हो 10 की पावर -31, यानी कि वही बात हो गई कि घर में जो सबसे छोटा होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे कम भारी है, तो इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। और यहाँ पे बच्चों आपको बहुत दुख होगा ये जानकर कि इलेक्ट्रॉन को नज़रअंदाज कर दिया गया और इसको हम बोल देंगे 0। इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते, हम सीधा बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन की। आप लोगों को बहुत दुख हो रहा होगा ये जान के कि इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी करी गई, पर बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सर मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का जो मास होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप लोग ये बात तो जान ही चुके होंगे अभी तक कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है पर लगभग बराबर है। तो बच्चों क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या मान लूँ, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ से हमें क्लियर होती है बात कि एटम का जो मास होता है, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन के। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब आपको जान के बहुत अपने एकदम सदमा सा लगेगा कि हमने जो अभी कुछ देर पहले याद करा था ना, क्या हमने कुछ देर पहले जो याद करे थे एटॉमिक मासेस, एक तरीके से हमने जो एटॉमिक मासेस या उसी पॉइंट में मैं बोलता हूँ मास नंबर, हमने कुछ देर पहले क्या याद करे थे बच्चे, मास नंबर इज द एक्यूरेट टर्म, एटॉमिक मास नहीं, हमने कुछ देर पहले एटॉमिक मास नंबर करे थे। तो वो मास नंबर ही जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। मास नंबर किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है कैल्शियम 40 और 20, तो बच्चे यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कितना है, तो आप बोलोगे 40, जो कि हमने इस एलिमेंट का मास याद करा था। क्या आपको कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो रही है? बिल्कुल होगी, क्योंकि अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बेटा याद रखना किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं x, a और z से। x क्या होता है, उस एलिमेंट का सिंबल होता है, x उस एलिमेंट का सिंबल होता है, a उसका बेटा एटॉमिक मास होता है, या इसको हम मास नंबर बोलते हैं, छोड़ो x को हम क्या बोलते हैं बेटा, मास नंबर बोल देंगे, और z को बोल देंगे बेटा हम एटॉमिक नंबर बोल देंगे, z को हम एटॉमिक नंबर बोल देंगे। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिंबल तो आप सभी जानते ही हैं, और मास नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इस बात को आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये वाली बात बोलूं कि बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन 11, हीलियम 41, लिथियम 7 और 4 और 2, लिथियम 7 और 3, बेरिलियम 9 और 4, बोरोन 11 और 5। तो इसमें कोई भी खास गलती हमारी तरफ से नहीं होगी बेटा, ठीक है, 11 और 5, ये वाली बात बिल्कुल सही है। यहाँ से आप बोल सकते हो सर ये जो नीचे टर्म लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अगर बेटा मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो समझना एक बात बहुत अच्छे से समझो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, सर ये होते हैं a के बराबर, जो कि हमारा मास नंबर है। और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, z के, तो सर z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर a है। तो आप यहाँ से बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला लिख सकते हो a माइनस z, लिख सकते हो, फटाफट से लिखो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 7 - 3 4 हो गया, 9 - 4 5 हो गया, 11 - 5 6 हो गया। तो बेटा इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख सकते हो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना इजी है, थोड़ा सा उसका तरीका हम सीखेंगे अभी। क्या आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक एक चीज़ अपने मन में बैठा पा रहे हो, नहीं बैठा पा रहे, मुझे फटाफट से बताना, ठीक है। बहुत सिंसियरली हम ये नोट्स बना रहे होंगे, बहुत सिंसियरली हम इन चीज़ को पढ़ रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाते हुए जाना है, ठीक है। चलो, तो हमने ये वाली बात सीखी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसके बारे में मैं लिखता हूँ 16, फिर मैं इसके बारे में लिखता हूँ 16 AMU, और इसके बारे में लिखता हूँ मैं 16 ग्राम। आप बच्चों ने ये चीज़ें पक्का कहीं ना कहीं देख ली होंगी, पर ये बताओ अगर
आप लोग इसके बीच का डिफरेंस अभी नहीं जानते, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? क्या ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं या तीनों चीज़ें सेम? मैं कहूँगा तीनों चीज़ें अलग हैं, पर डिफरेंस क्या है आप मुझे ये बताओ। इस स्लाइड पे हम आएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के बाद चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। तो बेटा आपको ये बताया मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कहानी। किसी भी एलिमेंट का अगर मैं मास लिख रहा हूँ, यानी कि मास ऑफ एन एटम अगर मैं बता रहा हूँ, मास ऑफ एन एटम, तो आप वो कह रहे हो सर मास ऑफ एन एटम हो सकता है कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन। अब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा, इसी चीज को बोलते हैं मास नंबर, उसको ए से रिप्रेजेंट करा जाता है इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि अगर मैं किसी भी मास ऑफ वन एटम बताना चाहता हूँ, अगर मैं मास ऑफ वन एटम किसी का ही बताऊंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा सर? वो हो जाएगा उसका जो भी एटॉमिक, जो भी उसका मास नंबर है इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो यानी 16 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया सर? 16 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन का ये मतलब हो गया कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के एक एटम की बात करूंगा बेटा, ये 14 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। नियॉन के एक एटम की बात करूंगा तो ये आपके सामने 20 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, आप मास ऑफ प्रोटॉन को इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक एटम का मास आप फटाटेदार स्पीड से निकाल सकते हो। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ मोल के बारे में, जो सबसे बड़ी कहानी है आपकी मोल। मोल क्या होता है सर? मोल हमारे सामने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। मैं आपको थोड़ा लेमैन के लैंग्वेज के साथ समझाता हूँ, मतलब बिल्कुल आसान भाषा में। क्या आप लोग जानते हैं डजन का मतलब क्या होता है सर? 1 डजन का मतलब होता है 12। क्या आप लोग जानते हैं किलो का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है 1000। तो बेटा ऐसे ही हमारे पास 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मोल बस एक नंबर है जो किसी के भी आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू को इतने से बढ़ा देता है। केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए हमने मोल का यूज़ करा। तो यही एक बात है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डजन का मतलब जैसे 12 है, किलो का मतलब 1000 है, वैसे ही मोल का मतलब क्या होता है? ये एवोगाड्रोस नंबर। तो बस इतना सा फर्क अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं लिखता हूँ बच्चे कहीं पे मास ऑफ वन एटम, तो उसको मैंने आपको क्या बताया था? मास ऑफ वन एटम को आप ए इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन लिखो। अब बड़े पुराने जमाने की बात है कि विक्टोरिया के समय पे उन्हें बड़ा गंदा लगा ऐसा मास ऑफ प्रोटॉन लिखना। उसने कहा इसकी कोई इज्जत होनी चाहिए, तो उन्होंने इसकी इज्जत में मास ऑफ प्रोटॉन को क्या बोल दिया बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन को उन्होंने बोल दिया AMU। मास ऑफ प्रोटॉन को क्या बोल दिया उन्होंने? AMU। तो यहीं से हमें बात समझ आई कि किसी भी एटम का अगर मास लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं मास ऑफ वन एटम, अगर हम एक एटम का मास